नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स में लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी बाजार में जो प्रेशर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में कामकाज करते हुए रेंज में कामकाज हो रहा है। सुबह से हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो एक रेंज बाउंड ट्रेड तो है ही, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड के भी अब स्लाइटली मार्केट्स ने जो लोअर एंड थे उससे कुछ मूव देने शुरू किए हैं। एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आए, ज्यादा बेटर सिचुएशन उसको देख के समझ में आएगा, क्योंकि बहुत समय से एक दायरा और दायरे के बाद अब थोड़ी सी खरीदारी लोअर लेवल से जरूर 17,490 17,500 के जोन्स के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक बार निफ्टी बैंक भी लेकर आएगी, वहां पर भी रिकवरी का जो फेज है वो आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। कुछ पुल बैक लोअर लेवल से निफ्टी बैंक के अंदर भी आया है, वहां पर भी 37,640 650 के स्तरों पर अभी कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल के बाद सुबह से ही तेजी में है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन जो है वो आपको खरीदारी की साइड ही दिखाई पड़ेंगे। 1900 शेयर 2000 शेयर ऐसे जो कि तेजी में, और 1415 शेयर जो है जो कि आज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे RHI मैग्नेसिटा इंडिया के MD एंड CEO प्रमोद सागर साहब से, और साथ साथ प्रकाश सर से भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन उन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी 17,500 के पार। निफ्टी बैंक में भी हल्की कमजोरी, HDFC बैंक HDFC रिलायंस ने बनाया बाजार में दबाव। मिड कैप में हल्की बढ़त। नतीजों से पहले इन्फोसिस के शेयर में सुस्ती, चौथी तिमाही में डॉलर रेवेन्यू करीब 3% बढ़ने का अनुमान, लेकिन मार्जिन और बड़ी डील्स पर दिख सकता है दबाव। अंबुजा सीमेंट से निकलने की अटकलों पर प्रमोटर होलसेम ग्रुप की सफाई। अंबुजा सीमेंट्स में हिस्सा बिक्री की खबर गलत, भारत में अभी बने रहेंगे दोनों ही कंपनियां। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। तो मार्केट्स एक रेंज बाउंड ट्रेड, निफ्टी फ्यूचर भले प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी 17,495 या 17,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर बेस मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी है, लेकिन हाँ, फ्रंट एंड इंडेक्स अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर ही कामकाज है। स्लाइट पुल बैक मार्केट में लोअर लेवल से जरूर है, लेकिन फिर भी एक सीमित दायरे में ही बाजार में कामकाज है। प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद भी है। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में हम देखने को मिला, और आपने कल भी ये कहा था कि अवॉइड करें इंडेक्स को, चाहे निफ्टी या निफ्टी बैंक में। अभी क्या करना चाहिए दोनों ही इंडिसेस में? अब अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब दीपावली के शो में एक ट्रेड था ऑन द लॉन्ग साइड, वो हो गया ट्रेड। अब थोड़ा अवॉइड करें, रुकिए। शायद 3-3:15 बजे या 2-2:30 बजे, शायद 2 बजे के करीब शायद एक ट्रेड बने, लेकिन अब तो ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है, नहीं कोई स्टॉक्स में फैला होता है, क्योंकि एक्सपायरी है, 4 दिन की छुट्टी है, आप भी छुट्टी के मूड में होंगे, लोग कवर अप करेंगे, वीकली एक्सपायरी भी है। अच्छा, तो अगर कहीं निफ्टी कौन से जोन में आप कंफर्टेबल है अगर लॉन्ग साइड पे जाना हो तो? उसके लिए मुझे लगता है अगर लोअर लेवल मिलते हैं 17,500 के आसपास, लेकिन वहां पर वो सेटअप चाहिए। हाँ। एक आधा घंटा पहले जब दीपावली के शो में वो सेटअप सही था, अब वो सेटअप सही नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड कर लूंगा ऑनेस्टली। ट्रेड अगर शॉर्ट करना है तो 37,700 का स्टॉप लगाकर बैंक निफ्टी शॉर्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा पैसा मिल सकता है यहाँ पर 37,550 के आसपास, फिर कवर कर लीजिए। मतलब 50-100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड, लेकिन क्या जरूरत। अच्छा, तो फिलहाल आप इंडेक्स को अवॉइड करिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति। और ये बात सही भी है कि 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है और मार्केट्स में एक थिन ट्रेड आज के सत्र में देखने को मिला, तो अभी के लिए एटलीस्ट अवॉइड करिए, आगे की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे कॉल ली जाएंगी। चलिए, हम गावत सर से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे प्रमोद सागर सर से, MD एंड CEO हैं RHI मैग्नेसिटा इंडिया के, जो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के नाम से पहले आप जिसे जानते थे। बात करने की वजह भी है क्योंकि स्टॉक के अंदर एक जोरदार तेजी देखने को मिली हाल फिलहाल में। इस साल में ही अब तक करीब 80% का एक जोरदार मूव, पिछले साल से लेके अब तक 131% ये शेयर चल चुका है। प्रमोद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत ही जबरदस्त मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। चलिए, वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी कंपनी की जो सिचुएशन सिनेरियो है एज वी स्पीक, किस तरह की है? क्या ऐसा फेरबदल हुआ कि बाजार को जो पसंद आ गया और इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली? नहीं, ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है। स्टील प्लांट्स आर डूइंग वेल, अपना सीमेंट इंडस्ट्री सब लोग अच्छा कर रहे थे, तो उनके साथ साथ हमारी ग्रोथ है, वो अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा,
प्रमोद, ये जो प्रमोद सर बता रहे हैं, आपको पहले बता दूं कि कंपनी मेजरली सारे स्टील प्लांट, जितने भी दिग्गज कंपनियां आप देश में जानते हैं, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो, सबको सप्लाई करती हैं और सभी कस्टमर्स के तौर पे हैं। और पिछले करीब 5 साल के आंकड़े मैंने देखे हैं जहां पे कंपनी ने एक बढ़िया रोबस्ट ग्रोथ दिखाई, और पिछले 3 साल से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट कर रही है। डेट फ्री स्टेटस है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, जिसके साथ कंपनी बढ़िया एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा प्रमोद सर, 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि स्टील के सेक्टर की आपने बात की और सीमेंट की बात की, जहां पर ग्रोथ का एक साफ तौर पे इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आता है, लेकिन इन दोनों ही सेक्टर में इस समय बहुत मासिव इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोल हो या बाकी इनपुट प्रोडक्ट्स हो, जिनकी कीमतें बहुत तेजी से शूट अप करके गई हैं। तो Q4 में आप पर भी इसका कोई इंपैक्ट है? कैसे देख रहे हो आप इस पूरी इनपुट कॉस्ट की हाइक को? हाँ जी, बिल्कुल जी। एक्चुअल में अक्टूबर ऑनवर्ड रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं चाइना में बहुत ही अपवर्ड जाने लगे थे। उनकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई थी, चाइनीज ओलंपिक के कारण बहुत सारे उनकी माइनिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे। एंड इसके साथ साथ जो शिपिंग लाइंस हैं उनके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इसका इम्पैक्ट था, जो हम लोग अपने कस्टमर्स के पास, स्टील प्लांट्स और सीमेंट प्लांट्स वालों के पास गए, उनसे प्राइस इंक्रीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन उससे और ज्यादा डायनामिक हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके कारण इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि जितने हमारे यूरोपियन प्लांट्स हैं, यहाँ से हम फिनिश गुड्स लाते हैं, वहां पे रशिया से गैस आती थी और वो गैस के प्राइसेस जो हैं 200% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी फिनिश गुड्स के ऊपर आ रहा है। शिपिंग रेट और ज्यादा बढ़ गए हैं। इनलैंड फ्रेट आप देखिए, जो डीजल था वो 75-80 रुपए था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया है, उसका फर्क पड़ रहा है। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ जो फिनिश गुड्स है उनका भी दोनों तरफ से मार पड़ रही है। और अभी सिचुएशन ऐसी है जैसे वो फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। कोल के रेट बढ़ गए हैं। वाइजैक प्लांट में हमारा कोल बेस है, तो उसका भी कॉस्ट बढ़ गई है हमारे उस प्लांट की। तो हम लोग एनर्जी सरचार्ज लेके अपने एंड यूजर के पास, कस्टमर के पास जा रहे हैं कि हमें इसका कंपनसेट करिए, अदरवाइज हमारे मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा प्रमोद सर, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन तो आपने बताई, लेकिन इसका मिटिगेशन कैसे है? क्या आप, क्योंकि बार बार कस्टमर्स को ये नहीं कह सकते कि आप प्राइस रिवाइज करते रहिए, आपने एक प्राइस रिवाइज किया एक समय में और उसके बाद फिर दोबारा इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? किस लेवल पे आके आपको लगता है कि शायद मार्जिन ईज आउट होंगे, ये क्वार्टर नहीं, शायद अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर तक मार्जिन थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे? देखिए, हम लोग क्या है कि मर्जर के बाद हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि हम फुल सोल्यूशन जिसको बोलते हैं स्टील प्लांट्स के लिए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो हमने उनको बोला कि देखिए, जिस तरह से अब्रप्टली ये कॉस्ट ऊपर जा रही है और हम आपके आगे बोल रहे 40% कॉस्ट बढ़ा दीजिए, 35% बढ़ा दीजिए, तो हमको भी नहीं ठीक लगता, आपके लिए भी यह लगता है कि ये अब्सर्ड है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो हमने उस लॉन्ग टर्म्स को शॉर्ट टर्म किया है कि हम क्वार्टरली रिव्यू करेंगे प्राइसेस को, सो दैट जेन्युइन प्राइस जो है वो रहे हमारे कस्टमर के लिए भी, हमारे लिए भी, दोनों तरफ से किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो और ना उसका कोई एडवांटेज उठा सके। तो ये हमने एक सोल्यूशन निकाला है इसके लिए। ओके अच्छा सर, एक चीज और, क्योंकि आपने चाइनीज जो रॉ मटेरियल प्राइस का हाइक का इंपैक्ट है वो तो बताया, कि रशिया का तो अभी आया है, लेकिन लेटली चाइनीज इंपैक्ट भी चल रहा था। कितना % आप रॉ मटेरियल वहां से सोर्स करते हैं, एक? और दूसरा, क्या रियलाइजेशन, क्योंकि नंबर्स में हम बात नहीं कर सकते हैं, आपका साइलेंट पीरियड होगा, तो जो रियलाइजेशन है मोटा मोटा पिछली तिमाही कंपैरिजन में, क्या वो हिट आएगा इस बारी, या बेटर साइड पे होगा, या फ्लैट होगा? देखिए, ऐसा है कि हम तकरीबन 22 से 25% रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और 10-12% जो है वो साउथ अमेरिका और यूरोप से भी आता है। तो कुल मिला के 35-36% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, साइलेंट पीरियड है, आई कांट से मच, बट आई वुड से सिमिलर टाइप का ही रहना चाहिए जैसा था लास्ट तिमाही में। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह के चैलेंजिंग सिनेरियो में भी आप सेम टाइप ऑफ रियलाइजेशन जनरेट कर पा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। खैर, अच्छा, कंपनी का क्योंकि 1/4 से ज़्यादा बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है, और उस अगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, टर्की, इजिप्ट, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज़ के भी नाम हैं। तो इतने वाइड वर्सिटी होने की वजह से क्या उस पर भी कोई हिट आ रहा है, और उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं?
देखिए, एक तो जो ये पहले जब ओरिएंट रिफ्रैक्टरी थी तो 25-26% हमारा एक्सपोर्ट था, लेकिन बाद में मर्जर होने के बाद बेस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन परसेंटेज वाइज आई वुड से कि वो तकरीबन 17-18% है, जो और आगे बढ़ेगा। और जो हिट की बात आप कर रहे हैं, हम जो यहाँ से अपने ग्रुप कंपनी के थ्रू रशिया या यूक्रेन में देते थे, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आया है, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है कि जिसको हम मिटिगेट ना कर सके। क्योंकि वहां स्टील की प्रोडक्शन कम होगी तो कहीं स्टील की प्रोडक्शन बढ़ेगी, भी हम सोचते हैं हिंदुस्तान में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हिंदुस्तान ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएगा स्टील, तो उसका इवेंचुअली हम लोगों को भी एडवांटेज मिलेगा और हम उसको मिटिगेट कर पाएंगे जो रिस्क बाहर से आया है। अच्छा प्रमोद सर, एक चीज और, एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे सिचुएशन वापस ईज आउट होगी, रिकंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा स्टील यूज होगा और रॉ मटेरियल लगेंगे, और वहां आपका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है। तो बेटर रियलाइजेशन के साथ आप उस समय एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, क्या माने सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY 23 बेहतर साइड पर माने? देखिए, ऐसा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि रॉ मटेरियल के रेट भी सॉफ्टन होंगे एंड शिपिंग लाइंस का जो भी अभी चल रहा है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसे आपने बोला, डेफिनेटली इट विल बी बेटर ईयर सेकंड हाफ देन दिस, आई एम श्योर। अच्छा, एक और चीज सर, कैपेसिटीज के ऊपर एक सवाल नहीं पूछा हमने कि अभी कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी किस तरह की है, और क्या गोइंग फॉरवर्ड इस सिनेरियो के साथ कुछ कैपेसिटी में आप चेंज कर रहे हैं? कोई इनहेंसमेंट प्लान जो पहले से रखा हुआ था उसको ऑन होल्ड किया है, क्या स्टेटस? अभी तकरीबन हमारा 1.5 लाख टन के आसपास की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, और हम तकरीबन 90% कैपेसिटी लेवल पे चल रहे हैं। हमारा बहुत ही अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है आने वाले 3-4 साल में, हम इसको डबल करना चाहते हैं। इसी साल के अंत में हमारा जो कटक प्लांट है वो 18,000 टन कैपेसिटी का है, उसको हम 32,000 टन कैपेसिटी पे ले जाएंगे। अभी इस लास्ट 5-6 महीने में हमने वाइजैक में 50-60 करोड़ रुपया खर्च किया है, तकरीबन 25% वहां की कैपेसिटी बढ़ाई है। एंड कटक प्लांट में नेक्स्ट ईयर हम 32,000 से 50,000 टन ले जाने की सोच रहे हैं। इवेंचुअली 2025 तक हम 1,00,000 टन उसकी कैपेसिटी करने वाले हैं। तो जो ये 1.5 लाख है, इसको आप समझिए 3 लाख के आसपास हम लेके जाएंगे 3-4 साल। अच्छा प्रमोद सर, पिछली बार जो नवंबर में एक आंकड़ा कंपनी ने मेंशन किया था वो करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का था केपेक्स का। उस आंकड़े में कोई फेरबदल, कैसे उसको एक्सपैंड करने वाले हैं? और क्योंकि डेट फ्री स्टेटस है तो फंड रेज करना भी बहुत ईजी है, क्या वो भी कुछ करेंगे? नहीं, अभी तक तो हमारा वही है, जो स्ट्रेटजी है वो 450 करोड़ के आसपास की है, 400-450 करोड़ के बीच की, एंड वी आर स्टिकिंग टू दैट। तो अभी कोई फंड रेज या इंटरनल अक्रूवल से उसका इस्तेमाल होने वाला है? कुछ इंटरनल अक्रूवल से भी होगा, कुछ फंड रेज भी होगा, डेट भी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा चलिए, एक और सवाल सर, क्योंकि जिस तरह के प्राइस हाइक हुए हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और इस क्वार्टर में, मार्जिन की सिचुएशन क्या इंटैक्ट रहने वाली है? दूसरा, जो आपने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हम एंड करेंगे तो कुछ नई जो गाइडेंस होगी, इंटरनल गाइडेंस जो आप लोग रखते होंगे FY 23 के लिए, उसमें फेरबदल करेंगे क्या इस तरह की इनपुट कॉस्ट को देखते हुए, डिमांड सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, एक चीज जो है, जो डिमांड की आप बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसकी स्टील ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है, ये इनएविटेबल है, ये होनी ही है। तो जब स्टील ग्रो करेगा, 300 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं 2030 तक, तो 300 के आसपास तो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। रिफ्रैक्टिंग इंडस्ट्री उसके लिए बहुत पीछे है, रिफ्रैक्टरी के बिना हम स्टील बना नहीं सकते, लेकिन रिफ्रैक्टिंग इंडस्ट्री जो है उसके चैलेंजेस बहुत हैं, उसको हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, नॉट फ्रॉम एंड यूजर बट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड आल्सो, मे बी ऑन पॉइंट ऑफ ड्यूटीज पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल दोस। लेकिन जिस तरह की डिमांड है, मैं नहीं सोचता कि हमको कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। हम सोचते हैं हम ग्रो करेंगे एंड मार्केट से ज्यादा ग्रो करेंगे। अच्छा, तो बेहतर ग्रोथ और बाजार से शायद ज्यादा की साइड पे ये एक जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और लास्टली सर, क्योंकि कंपनी ने जब से सिनर्जी की है तब से मार्जिन की जो पिक्चर है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो मान के चलें क्या गोइंग फॉरवर्ड इस सिनेरियो सिचुएशन में भी कंपनी मार्जिन इंटैक्ट ही रखेगी 20-22%, 25% की रेंज में? नहीं, देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो सस्टेनेबल मार्जिन्स हैं वो 16-17% है। पिछला क्वार्टर थोड़ा प्रेशर था, बहुत बढ़िया मार्जिन आए, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक हमारा रॉ मटेरियल, हमारे पास इन्वेंट्री थी पुराने रेट्स की,
उसका कुछ एडवांटेज हमें मिला, कुछ हमने सर चार्जेस जो लिए थे वो एम्बेडेड हो गए उसी क्वार्टर में सारे, तो उसका भी एडवांटेज मिला। बट मैं समझता हूँ कि जो रीजनेबल सस्टेनेबल मार्जिन हैं वो 16-17% हम मान के चले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो 16-17% के सस्टेनेबल मार्जिन है, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ एक आध दो क्वार्टर ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन सस्टेनेबल मार्जिन आप 16-17% के मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रमोद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बहुत सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए और बहुत सारी पिक्चर क्लियर करने के लिए। स्टॉक के ऊपर भी नजर डालते हैं, करीब करीब 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आज भी स्टॉक के अंदर। शायद जो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला बना है वो आज भी बरकरार है, करीब करीब 5% ऊपर 650 के स्तरों पे RHI मैग्नेसिटा का स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे मार्केट्स के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी, और मार्केट्स में अभी भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। 128 129 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है और निफ्टी भी एक सीमित दायरे में 17,494 495 के स्तरों पर। कुछ देर पहले एक मूव जरूर आया था, लोअर लेवल से पुल बैक जरूर था, लेकिन वापस मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कुछ सिलेक्टिव बाइंग है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, डीवी स्लैब जैसे स्टॉक हैं जो कि तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल दोनों इंडेसेस जो है, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो दोनों ही अभी भी हरे निशान में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चले, अब नो योर कंपनी को तो यहीं समेटेंगे और बातचीत करेंगे वीरेंद्र से। हमारे साथ कमाई का अड्डा लेकर मौजूद भी हैं वीरेंद्र। आज बाजार तो दायरे में है और आपने भी शायद लंच नहीं किया। हाँ, देखिए दायरे में बाजार है और मैंने लंच जानबूझ के नहीं किया। और क्या होता है ना, लंच अगर कर लो तो फिर क्लोजिंग मुश्किल हो जाती है। इस बाजार में तो और ही वैसी मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल हो जाती है। हाँ, मुश्किल हो जाती है। और आप यकीन मानिए बाजार ठोक के 20 डेमा के ऊपर है और ठोक के मतलब ठोक बजा के 10 डेमा के नीचे, तो सोच लीजिए आपकी क्लोजिंग इंडेक्स के लिहाज से कितनी मुश्किल होने जा रही है। इस क्लोजिंग की थीम रहेगी आज मल्टीप्लेक्सेस। सुमित, इस पे खासा डिस्कशन करेंगे हम, और बेहद शानदार मार्च के बाद क्यों अप्रैल मल्टीप्लेक्स कंपनियों के लिए बेहद शानदार रहेगा वो होगा। और दूसरी थीम रहेगी रिस्क लो कम से कम और हैप्पी वीकेंड। बस चलिए, तो बहुत सारे आंकड़े हैं और मैंने मतलब मुझे लग ही रहा था वीरेंद्र को देख के कि उन्होंने शायद लंच नहीं किया है, और मार्केट के पास सच है कि बहुत ही दायरे के अंदर कामकाज करते हैं। तो बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे इवेंट्स, इन सब पे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पर। नमस्कार।